हेलो एवरीवन। तो अब हम AWS प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, AWS पे कैसे कंपनी सेटअप लगाती है। अगर आप कंपनी में जाते हो और अगर आपको बोला जाए कि भाई 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है हमें AWS के ऊपर, या 2 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हमें डिज़ाइन करना है AWS के ऊपर, तो किस तरीके से किया जाएगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप एक एक सिंगल सिंगल रिसोर्सेस को पढ़ रहे थे, अब आज पूरा रिसोर्सेस मिलकर एक आर्किटेक्चर बनेगा। और ऐसा समझ लो कि कंपनी अगर AWS पे है तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इसी तरीके से डिजाइनिंग हो चुका होगा या कंपनी करेगी, जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने AWS पे सेटअप लगाया है ना, फॉर एग्जांपल आपका पूरा का सेटअप AWS पे चल रहा है और ये आपका एक कस्टमर है, ये आपका एक कस्टमर है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका एक कस्टमर है जिसके पास लैपटॉप है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं, ये आपका एक कस्टमर है जिसके पास लैपटॉप है, या फिर मैं बोलूं ये कस्टमर है जिसके पास मोबाइल है। अब ये कस्टमर अपने लैपटॉप या मोबाइल पे जाकर आपके वेबसाइट की तरफ किस तरीके से आता है, www.sanjaydahiya.com, है ना। तो आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ पे जा रही हो? क्या डायरेक्ट ट्रैफिक वेब सर्वर पे चली जाती है? क्या डायरेक्ट ट्रैफिक एप्लीकेशन सर्वर पे चली जाती है? क्या डायरेक्ट ट्रैफिक आपके लोड बैलेंसर पे चली जाती है? क्या डायरेक्ट ट्रैफिक आपके क्लाउड फ्रंट पे चली जाती है? राइट? क्या आपने कभी नोटिस किया है कहाँ पे जाती है सबसे पहले ट्रैफिक, अगर कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट की तरफ आ रहा होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ट्रैफिक जाती है DNS के पास। और यहां पर DNS क्या है, यहां पर हमारा DNS की सर्विस क्या है, रूट 53। मैं यहां पे लिख देता हूं रूट 53। और मैंने DNS रजिस्टर्ड किया है GoDaddy से, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। और मैंने होस्ट किसके ऊपर किया है AWS के ऊपर मैंने होस्ट किया है। और मैंने रूट 53 के अंदर रिकॉर्ड किस तरीके से बनाया, इस तरीके से बनाया कि भाई www.sanjaydahiya.com, ऐसे मैंने एंट्री कर रखी है, राइट। सी नेम, और किसको पॉइंट बनाया मैंने, क्लाउड फ्रंट को। किसको बनाया मैंने पॉइंटर, क्लाउड फ्रंट। मैंने आपको बता रखा था पहले भी। तो ट्रैफिक सबसे पहले आनी है दोस्तों आपके DNS, जहां पर भी आपका DNS होस्ट होगा। अगर यहाँ पे रूट 53 के ऊपर होस्ट है तो ट्रैफिक सबसे पहले DNS के पास आने वाली है। क्लियर? उसके बाद ट्रैफिक DNS के बाद आगे निकल के कहाँ जाएगी, और आगे निकल के ट्रैफिक जाएगी आपके क्लाउड फ्रंट के पास। आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है क्लाउड फ्रंट, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा आपका क्लाउड फ्रंट। तो ट्रैफिक DNS से निकल के कहाँ पे जा रही है, क्लाउड फ्रंट के पास जा रही है। तो आपने बोला कि अगर स्टैटिक कंटेंट कस्टमर को चाहिए तो क्लाउड फ्रंट से ही लेकर चला जाए। किससे लेकर चला जाए, क्लाउड फ्रंट से ही स्टैटिक कंटेंट लेकर वापस चला जाए। लेकिन अगर बंदा स्टैटिक कंटेंट नहीं, डायनेमिक कंटेंट के लिए आ रहा है, तब ट्रैफिक अंदर आपने डिसाइड किया कि अब ट्रैफिक अंदर जाए। और आपने बोला अंदर कहाँ पे जानी चाहिए, तो आपने दोस्तों यहाँ पर एक कैश सर्वर लगा रखा है। खुद के अपने कैश सर्वर आपने डिज़ाइन किया है। अगर AWS में कैश सर्वर की बात करें तो यहाँ पर रेडिस, राइट। तो जब आप रेडिस लेते हो या अपना खुद का कैश सर्वर लेते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने कैश सर्वर लेना है। और अगर आप नंबर ऑफ कैश सर्वर लोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने AWS का रेडिस लिया है तो आप जब रेडिस लेते हो तो आपसे पूछता है भाई कितने क्लस्टर नोड चाहिए, तो आपने 2 लिया तो ऑटोमेटिक वो लोड बैलेंसर देगा आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप चाहो तो एज अ प्रॉक्सी सर्वर भी यूज़ कर सकते हो कैश के लिए। तो मैंने बोला कि ये 2 कैश सर्वर हैं मेरे जो लोड बैलेंसर पे ऐड है। ये जो कैश सर्वर है दोस्तों, ये डेटाबेस का कैश सर्वर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरा कैशिंग सर्वर है। क्लियर? तो कैशिंग सर्वर से कंटेंट मिल जाएगा, अगर क्लाउड फ्रंट से नहीं मिला तो कैशिंग सर्वर से मिल जाएगा। लेकिन अगर कैशिंग सर्वर में भी कंटेंट नहीं है, उसको एकदम लेटेस्ट कंटेंट चाहिए, तब दोस्तों ट्रैफिक आपकी अंदर जाएगी।
और अब ट्रैफिक आपके अंदर जाएगी, और अंदर कहाँ पे जाएगी मैं आपको बता के चलता हूँ। ट्रैफिक अब यहाँ से अंदर गई, इस तरह से अंदर आई और इस तरह से यहाँ पे आई। और दोस्तों यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर लगा हुआ है, राइट। यहाँ पर भी हमारा एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर देता हूँ ELB। तो अब ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आया, और लोड बैलेंसर के अंदर आपने मल्टीपल टारगेट ग्रुप बना रखे हैं, लाइक वो टारगेट ग्रुप 1, टारगेट, राइट, नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप बना रखे हैं आपने। और ये जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा, ऐसा समझ लो ये हमारा टीयर 1 हो गया, ये टीयर 2 एंड टीयर 3। तो मैंने टीयर 1 में क्या किया, नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप बनाए, एक टारगेट ग्रुप ये बनाया, दूसरा ये एंड तीसरा ये। यहाँ पर भी नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप मैंने बनाए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप मैंने बनाए, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज दूर दूर कर देता हूँ। ये एक टीयर हो गया और एक टीयर ये हो गया। तो इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ टारगेट ग्रुप बनाए, और इन टारगेट ग्रुप के अंदर क्या VMs चल रही होंगी, राइट। और दोस्तों ये हमारा टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो मेरा पहला वाला टीयर जो है वो वेब टीयर है, आप समझ लो वेब टीयर है ये आपका वेब टीयर। और ये हमारा एप्लीकेशन टीयर है, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन टीयर मैंने लिख दिया। और दोस्तों ये हमारा डेटाबेस टीयर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DB टीयर। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा एक टारगेट ग्रुप है जिसका नाम हमने रखा है सॉफ्टवेयर। और ये हमारा एक टारगेट ग्रुप है जिसका नाम हमने रखा है इमेजेस। और ये हमारा एक टारगेट ग्रुप है जिसका नाम हमने रखा है सॉन्ग। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर टारगेट ग्रुप के अंदर हमारे 2 VMs ऐड हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके नीड के हिसाब से, राइट। कंपनी में 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 2000 होंगे। मैं आपको समझाने के लिए 2-2 करके चल रहा हूँ। तो इन दोनों VM के अंदर सॉफ्टवेयर है, इन दोनों VM के अंदर इमेज है, इन दोनों के अंदर VM के अंदर सॉन्ग्स हैं, और ये सारे वेब सर्वर हैं। अब वेब सर्वर पर ट्रैफिक आई, अब उसको एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन सर्वर यहाँ चल रहे हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ टीयर्स बना रखे हैं। तो ये हमारा वेब टीयर, ये हमारा वेब सॉफ्टवेयर टारगेट ग्रुप, ये हमारा इमेज टारगेट ग्रुप, ये हमारा सॉन्ग टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो अब ट्रैफिक वेब पे आई, तो अब उसको एप्लीकेशन में जाना है, तो एप्लीकेशन में कैसे जाएगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक और ELB हमने बीच में लगाया। हमने यहाँ पर एक और ELB बीच में लगाया दोस्तों। और उसके बाद हमने बोला कि भाई साहब ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं जाना आपको एप्लीकेशन टीयर में, पहले ELB पे आओ, और ELB से फिर ट्रैफिक यहाँ पे जाने वाली है। तब क्वेश्चन आता है कि हमारा लोड बैलेंसर कैसे समझेगा। तो लोड बैलेंसर के अंदर आपने लिसनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो लिसनर में आपने डिफाइन कर रखा है पहले से, और आप अपने DNS में भी एंट्री कर रखा होगा। आपने किस टाइप से एंट्री कर रखा होगा, इस टाइप से भाई साहब, software.sanjay.com लगाकर आए, राइट। ऐसे आपने इमेज, ये भी आपने एंट्री कर रखा होगा DNS के अंदर। और आपने लिसनर में कंडीशन डिफाइन किया होगा कि अगर सॉफ्टवेयर लगा कर आए तो सॉफ्टवेयर ग्रुप की तरफ जाए, सॉन्ग लगा कर आए तो सॉन्ग ग्रुप की तरफ जाए। और ये लैब हमने कर रखी है पहले से। तो ये रहा आपका वेब टीयर, ये रहा आपका एप्लीकेशन टीयर। अब डेटाबेस चाहिए तो क्या होगा, तो दोस्तों आपने डेटाबेस टीयर को भी 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, राइट। ये यहाँ पे आपका एक डेटाबेस है, यहाँ पे आपका एक डेटाबेस है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाला डेटाबेस जो है ये आपने राइट क्यूरी के लिए लगा रखा है, और ये वाला डेटाबेस आप समझो कि आपने रीड क्यूरी के लिए लगा रखा है। अब एप्लीकेशन को कैसे पता लगेगा कि अच्छा राइट की क्यूरी तो राइट की साइड भेजो, और रीड की है तो रीड की साइड भेजो। तो दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉक्सी सर्वर लगाया है। यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर आपने एक प्रॉक्सी सर्वर लगाया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो ये आपने क्या बोला कि सबसे पहले ट्रैफिक प्रॉक्सी सर्वर के पास आया। प्रॉक्सी सर्वर एक लोड बैलेंसर की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर। और प्रॉक्सी सर्वर में आपने कंडीशन डिफाइन किया कि अगर राइट की क्यूरी हो तो इधर चली जाए, और रीड की क्यूरी हो तो इधर चली जाए। क्लियर। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये VMs कहाँ पे टिकी हुई हैं। तो दोस्तों ये VMs आपको पता है VPC पे टिकी हुई है, तो आपको फिर VPC भी चाहिए। तो आपने VPC बनाया,
फिर आपने वीपीसी का CIDR वैल्यू डिफाइन किया कि भाई हमने इस नेटवर्क से हमें वीपीसी सेटअप लगाना है। तो फिर आपने सबनेट भी बनाए होंगे नंबर ऑफ, राइट। तो आपने एक वेब सबनेट 1 आपने बनाया, राइट। आपने एक वेब सबनेट 1 बनाया। इसी तरीके से आपने एक वेब सबनेट 2 बनाया। मैं बताऊंगा अभी मैं दो दो क्यों बना रहा हूँ, अभी आपको शेयर करता हूँ। ये हमने बना लिया एक। ऐसे ही हमने एक एप्लीकेशन सबनेट बनाया, हमने एप्लीकेशन सबनेट 1, ठीक है। ऐसे हमने एप्लीकेशन सबनेट 2 बनाया हमने। तो दोस्तों ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है पूरा सेटअप लगाने का AWS में, राइट। ऐसे आपने DB सबनेट बनाया, DB सबनेट 1 बनाया आपने। ऐसे आपने DB सबनेट 2 बनाया। तो दोस्तों आपने क्या किया कि आपका यहाँ पर जो VMs होंगी वेब टीयर पे, राइट। तो जो दो VMs है ये दोनों VM अलग अलग सबनेट पे होनी चाहिए, तभी तो हाई अवेलेबिलिटी मिलेगा, इसलिए आपने दो दो सबनेट बनाकर चला। अब क्वेश्चन आती है भाई वेब सर्वर को इंटरनेट पे भेजना है, तो फिर आपने यहाँ पर IGW ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया आपने यहाँ पर? IGW क्रिएट कर लिया। और जब आपने IGW क्रिएट किया तो आपका IGW क्या इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ये रहा इंटरनेट। तो अब आपको पॉइंट डिफाइन करने के लिए रूट टेबल चाहिए दोस्तों। आपने यहाँ पर एक रूट टेबल ले लिया और रूट टेबल का आपने नाम रखा web-rt, राइट। और आपने बोला कि भाई इस पॉइंट पे आप चले जाओ, लेकिन आप निकलोगे किससे? हमने बोला IGW। और किसको निकाल रहे हैं हम? ये दो सबनेट को निकाल रहे हैं हम। ये हमने एक सबनेट डिफाइन किया, ऐसे ही हमने दूसरा सबनेट डिफाइन कर दिया। क्लियर? तो हमारा वेब सर्वर क्या होगा, IGW के पास आएगा और इंटरनेट पे चला जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन सर्वर और DB सर्वर को भी इंटरनेट देना है, तो अब हम क्या करेंगे? नेट गेटवे लेंगे। जैसे आपने पढ़ रखा है नेट गेटवे सिक्योर होता है, राइट। तो आपने जब नेट गेटवे लिया तो फिर आपको रूट टेबल भी चाहिए भाई रूट डिफाइन करने के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक और आपने रूट डिफाइन किया और आपने इस बार रूट टेबल का नाम रखा private-rt। आपने बोला भाई साहब आप भी चले जाओ इंटरनेट पे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप नेट गेटवे को क्रिएट करोगे तो आपको उसे उस सबनेट में बनाना होगा जो सबनेट डायरेक्ट IGW की तरफ पॉइंट है। तो ये दोनों सबनेट पॉइंट है तो आप किसी भी सबनेट में बना सकते हो, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने पॉइंट कर दिया नेट गेटवे, और उसके बाद आपने किसको किसको डिफाइन कर दिया? एप्लीकेशन और DB को। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, राइट। ऐसी अगला भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 10.0.3.0/24, राइट। और मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। मैं 3 हो गया 4.0/24, राइट। और उसके बाद मैंने एक और डिफाइन कर दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, हमने रूट टेबल में भी रूट भी डिफाइन कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, अब हमारा एप्लीकेशन यहाँ से और DB यहाँ से और ये यहाँ से बाहर इंटरनेट पे चला जाएगा। तो अब ये हमारा डिज़ाइनिंग हो गया। अब बात आती है कि भाई अगर इस ऐप टीयर पे कोई सर्वर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट हो जाए, इस पे कोई सर्वर डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक कैसे आ जाए, इस पे कोई चीज़ डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक कैसे आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर आप एक ऑटो स्केलिंग को भी यूज़ कर रहे हो, है ना। ऑटो स्केलिंग का टॉपिक भी बीच में आ रहा है। और ऑटो स्केलिंग तो हमारा लोड बैलेंसर क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये वाला सर्वर डाउन हो गया है। तो हमारा ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग के अंदर हमने क्या बना रखा है दोस्तों, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा ऑटो स्केलिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को जाकर बोलेगा कि भाई साहब आप लॉन्च कर दो उस कॉन्फ़िगरेशन की VM यहाँ पे ही क्रैश हो चुकी है। ऐसे आप कम से कम 3 लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रखोगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक उसी तरीके से अब ये पूरा सेटअप हमारा लग चुका है AWS के ऊपर। अब बात आती है भाई इसकी मॉनिटरिंग करनी है तो आपको क्लाउड वॉच भी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप ये सेटअप VPC वगैरह लगा रहे होगे तो आपको यहाँ पे
सबनेट का भी आइडिया होना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप का भी आइडिया होना चाहिए, एसीएल का भी आइडिया होना चाहिए। तो सारा कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये पूरा का पूरा वीपीसी वाला पोर्शन जो है वो आप सेटअप कर सकते हो। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर वीएम डिप्लॉय करोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई किस प्राइसिंग का वीएम लगाना है, उसका टाइप क्या होना चाहिए, प्राइसिंग ऑन डिमांड या कौन सा लगाना है, फिर वॉल्यूम किस टाइप का चाहिए, S3 बकेट किस टाइप का चाहिए। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें पूरी आ चुकी हैं जो आपने एक एक रिसोर्सेज पढ़ा था। उसी तरीके से फिर बात आती है कि भाई बहुत बड़ा सेटअप हो चुका है, अब यहाँ पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही है, तो आईएम का टॉपिक भी बीच में आएगा। भाई परमिशन देना है, रोल डिफाइन करना है, राइट। उसके बाद बात आती है भाई ये पूरा का पूरा सेटअप हमें ऑटोमेशन करना है, तो फिर क्लाउड फ्रंट भी बीच में आ जाएगा, टेराफॉर्म भी आ जाएगा इस पे बीच में। फिर बात आती है कि भाई ये वीएम, इनमें से जो यहाँ पे 100 वीएम चल रही है, 100 में से रात पे 20 वीएम यूज़ नहीं होती, उसको शट डाउन करना है, तो भाई साहब लामडा भी आपका आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट भी आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा सेटअप आ गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कंपनी जब AWS पे सेटअप लगाई है तो उसका स्ट्रक्चर 90% ऐसा ही होगा, 90% ऐसा ही होगा, राइट। तो आपको ध्यान रख के चलना है कि ये एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग है जो मैं आपको शेयर करके चल रहा हूँ। अगर आपने ये डिजाइनिंग अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप समझ लो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा AWS में। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, हम AWS में जो अभी तक पढ़ रहे थे ना, वो एक एक रिसोर्स पढ़ रहे थे। हमने EC2 पढ़ा, S3 पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, लोड बैलेंसर पढ़ा, एक एक रिसोर्स पढ़ रहे थे। अब हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा सेटअप कंबाइन करके लगा दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि भाई आपको एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का आइडिया है AWS पे, तो आपको ये पिक्चर माइंड में ध्यान रखनी है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो हमने हमारे कोर्स के पार्ट में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बट एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक मेजर चीज़ें, एक बेसिक चीज़ें, इनके बिना तो सेटअप, इनके बिना तो कुछ होना ही नहीं है क्लाउड पे, ऐसे समझ लो। अगर आप क्लाउड पे जा रहे हो और अगर आपको इन सब कुछ चीज़ का आइडिया नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है कि आप भाई साहब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये लैब भी करो, राइट। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका एक लैब भी बना के डाल दूंगा, बट बहुत ही लंबा लैब है, राइट, क्योंकि मैंने जब इसका लैब बनाया था पूरा का पूरा सेटअप, तो मुझे कम से कम 4 घंटे लग गए थे, राइट। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी लैब भी डालूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि मैंने हर एक रिसोर्सेज को बहुत ही डेप्थ में आपको पढ़ाया है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको रिसोर्सेज को थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और रिसोर्सेज आपको कंबाइन करके सेटअप लगाना है, बस। और अगर आप इतना कर लोगे तो आप समझ लो AWS पे आप 70% एक्सपर्ट हो चुके हो। अगर आपने ये अपना ये पूरा का पूरा सेटअप आपने खुद से कर लिया AWS पे, तो आप समझ लो आप क्या पूरा 70% आपने एक्सपर्ट हो चुके हो। फिर आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप एक्सपीरियंस वाले आंसर दोगे दोस्तों, एक एक्सपीरियंस का बंदा जैसे आंसर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करोगे, और अगर आपको करते टाइम कोई डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलो ठीक है, फिर मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा ऑटोमेशन पे होगा, AWS ऑटोमेशन, AWS DevOps, इनमें हम बात करेंगे। क्लियर? तो चलो बाय बाय दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, राइट, लाइक करो, कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय।